हेलो एवरीबॉडी, आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, अब हम आ पहुंचे हैं ईयर 2022 में। तो 2022 में दो टर्म्स में पेपर हुए थे, टर्म 1 एंड टर्म 2। तो टर्म 1 का जो पेपर है आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमें जो अवेलेबल था दैट वाज सेट 4। तो सेट 4 में जितने भी क्वेश्चंस आए थे आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। तो सबसे पहले आते हैं हम टर्म 1 के क्वेश्चन नंबर 11 पर, क्योंकि हम सिर्फ बायोलॉजी की क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट जो बायो का क्वेश्चन था वो था क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन था कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन कनेक्शन विद द फंक्शंस ऑफ ब्लड वेसल्स मार्क्ड ए एंड बी इन द डायग्राम ऑफ द ह्यूमन हार्ट एज शोन। तो इस डायग्राम में दो ब्लड वेसल्स मार्क्ड हैं, एक ए है और एक बी है। तो हमें इनके फंक्शंस बताने हैं। तो फंक्शंस के लिए कुछ ऑप्शंस दी गई हैं। सबसे पहला है, फर्स्ट बोल रहा है कि जो ब्लड वेसल ए का फंक्शन है दैट इज इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द लंग्स। बी का फंक्शन है इट कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द लंग्स। फिर ये बोल रहा है या तो फिर बी का फंक्शन है लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस एज इट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम दिस ब्लड वेसल, एंड ए का फंक्शन बोल रहा है राइट एट्रियम हैज थिक मस्कुलर वॉल्स एज इट हैज टू पंप ब्लड टू दिस ब्लड वेसल। राइट, तो ये चार स्टेटमेंट्स हैं। अब हमें बताने कि इनमें से कौन सी वो स्टेटमेंट्स हैं जो करेक्ट हैं। तो फर्स्ट इन्होंने कुछ करेक्ट स्टेटमेंट्स के हमें पेयर्स बना, नॉट पेयर बट ऑप्शंस में दिया है, या तो 1 एंड 2 करेक्ट है, या बी में 2 एंड 3 ओनली, सी में है 2, 3 एंड 4, एंड डी में है 1, 2 एंड 3। तो सबसे पहले आप ध्यान से अगर इस डायग्राम को देखो तो ये है हमारी ब्लड वेसल ए। तो इस ब्लड वेसल ए, ये जो ब्लड वेसल है ये कहाँ को कनेक्टेड है? सो दिस इज कनेक्टेड टू दिस पार्ट। सो विच पार्ट इज दिस? दिस इज द right side of the heart and it is connected to the ventricle. So this is right ventricle, this is right auricle, this is left auricle and this is left ventricle. ठीक है, तो अब क्या है कि ये जो ब्लड वेसल है ये क्या कर रही होगी, इसका काम क्या होगा? हमें पता है कि राइट साइड में होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो राइट साइड में सबसे पहले राइट एट्रियम में आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से वो ब्लड कहाँ जाता है? वो ब्लड जाता है लंग्स को, ताकि वो ऑक्सीजनेट हो सके। ठीक है, तो क्या फंक्शन होगा इस ब्लड वेसल का? इस ब्लड वेसल का फंक्शन होगा टू कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। तो अगर हम इन ऑप्शंस को देखें तो कौन सी ऑप्शन हमें बिल्कुल करेक्ट लग रही है? सो दैट इज ए का फंक्शन इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द लंग्स। सो दिस ऑप्शन इज द करेक्ट वन। तो यहाँ पर ये ए का फंक्शन बोल रहा है राइट एट्रियम हैज थिक मस्कुलर वॉल एज इट हैज टू पंप ब्लड टू दिस ब्लड वेसल। तो ये कहीं भी ये लॉजिक सही नहीं है। ठीक है, कि यहाँ पर इस ब्लड वेसल को ब्लड भेजना है इसलिए राइट एट्रियम का जो वॉल्स हैं वो थिक हैं। सो दैट इज नॉट ट्रू। ठीक है, अब हम बी के फंक्शन पे आते हैं। तो बी इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, अब लेफ्ट एट्रियम में क्या होता है? ब्लड आता है या जाता है? तो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आता है। कहाँ से आता है? लंग्स से आता है ऑक्सीजनेट होके। करेक्ट। सो व्हाट विल बी द फंक्शन ऑफ दिस ब्लड वेसल? सो द फंक्शन इज गोइंग टू बी इट कैरीज ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। राइट, तो बी का यहाँ फंक्शन देख लेते हैं। बी बोले इट कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम लंग्स। सो दैट इज ट्रू, लंग्स से जो ब्लड आएगा वो ऑक्सीजन रिच होगा, और लंग्स को जो ब्लड जाएगा वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होगा। वहीं पर बी भी देख लेते हैं क्या लिखा है। सो लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस एज इट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम दिस ब्लड वेसल। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है कि लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स हो रही है क्योंकि ब्लड वहां से उस ब्लड वेसल से आ रहा है। तो ऐसा कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये हमारी ब्लड वेसल बी का फंक्शन नहीं है। राइट, सो जो दो सही ऑप्शंस हैं दैट इज 1 एंड 2। तो अकॉर्डिंग टू दीज स्टेटमेंट्स 1 and 2 are the correct ones. So the option A is going to be the correct option.
क्लियर? तो आई होप ये आपको समझ आ गया है कि बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, डायग्राम भी दिया है। आप सोचोगे ए और बी तो मार्क ही नहीं किया है, बट जस्ट लुकिंग एट द डायग्राम वेरी केयरफुली यू कैन इजीली फिगर आउट कि इसका फंक्शन क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 सेज इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर नॉट फॉर्म्ड इफ ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल। तो हमें बताना है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जब रेस्पिरेशन होती है तो इनमें से कौन से प्रोडक्ट्स नहीं बनते हैं जब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती है। ठीक है, तो याद करो हमने 3 तरह के प्रोडक्ट्स पढ़े थे। सबसे पहला क्या था? सबसे पहला था इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में होती है तो उस केस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनता है और खूब सारी एनर्जी रिलीज होती है। दूसरा आता है ईस्ट के केस में देयर इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उस केस में क्या क्या बनता है? अल्कोहल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और थोड़ी सी एनर्जी रिलीज होती है। लास्ट इन इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन जो है ना वो है लेकिन बहुत ही कम है, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी नहीं है, तो उस केस में जैसे मसल सेल्स में, तो मसल सेल्स में क्या बन रहा था? लैक्टिक एसिड बन रहा था, थोड़ी सी एनर्जी भी बन रही थी। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम इस क्वेश्चन में देखें और इसके ऑप्शंस को हम देखें तो हमें वो प्रोडक्ट्स बताने हैं जो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बनते हैं। तो कौन से बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो इन दैट केस ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल, तो ये हमें पता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहल तो ये बनता है इन इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। और फाइनली है कार्बन डाइऑक्साइड एंड लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड भी बनता है जब ऑक्सीजन इनसफिशिएंट अमाउंट में होती है। ठीक है, सो ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 13। सो क्वेश्चन नंबर 13 सेज द करेक्ट स्टेटमेंट with reference to single celled, ये called लिखा है but this is celled organisms are, so first is the complex substances are not broken down into simpler substances। तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स के केस में कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं वो हमें बतानी है। तो पहली स्टेटमेंट बोल रही है कि यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं उनको सिंपल सब्सटेंसेस में नहीं कन्वर्ट किया जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अमीबा के केस में भी हमने देखा है कि जैसे ही अमीबा को कोई खाना मिलता है वो फूड वैक्यूल बनाता है, उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स आते हैं और वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। So this option is incorrect. Next is simple diffusion is sufficient to meet the requirement of gaseous exchange। तो अमीबा की बात कर लो तो अमीबा में भी कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन तो है नहीं। जो एक सेल है ना, वो सेल में क्योंकि वो बहुत छोटा सा एक सेल है, उसकी रिक्वायरमेंट्स भी कम है एंड दैट सेल इज इन कॉन्टैक्ट विद द एनवायरमेंट। तो वो जो सेल है ना उसके उसमें एक सिंपल डिफ्यूजन के मेथड से ही गैसियस एक्सचेंज हो जाता है। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड वन इज स्पेशलाइज्ड टिश्यूज परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन द ऑर्गेनिजम्स। तो पैरामीशियम की बात करो, अमीबा की बात करो, तो किसी में भी कोई भी स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं है, वो एक सिंगल सेल है। सेल्स टुगेदर मेक अप टिश्यूज, राइट? सो वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, तो यहाँ पर टिश्यूज तो हैं ही नहीं। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। फोर्थ इज एंटायर सरफेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज इन कॉन्टैक्ट विद द एनवायरमेंट फॉर टेकिंग इन फूड। तो पूरा का पूरा जो ऑर्गेनिज्म है वो एनवायरमेंट के कांटेक्ट में रहता है खाना खाने के लिए। ठीक है, तो ऐसा ही है भाई, एक सेल है, ये एक सेल है। ठीक है, अब इस सेल को पता चला कि यहाँ पर फूड है, तो ये जो सेल है, सॉरी ऐसे बनना चाहिए था, तो अब ये सेल जो है ना ये इस खाने की तरफ मूव करना धीरे धीरे शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये ऐसे सूडोपोडिया बनाना शुरू कर देगा और फाइनली क्या होगा, वो इस खाने को एनगल्फ कर लेगा और इसको यहाँ से बंद कर लेगा और ये जो सेल है ये न्यूक्लियस है और ये फूड वैक्यूल बनेंगे और फूड वैक्यूल के अंदर होगा खाना। तो बेसिकली पूरा जो ऑर्गेनिज्म है वो एनवायरनमेंट के टच में है। गैसियस एक्सचेंज भी सिंपल डिफ्यूजन से हो रहा है, खाना भी देखता है तो जाके लपक के उसी के साइटोप्लाज्म जो है वो एक्सटेंशंस होती हैं, सूडोपोडिया बनाते हैं और वो खाना खा लेता है। ठीक है, तो ये जो सारी स्टेटमेंट्स हमने डिस्कस की हैं ये इस क्वेश्चन में, मतलब आप कोई भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के बारे में सोच के इनको आंसर कर सकते हो।
मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया है, मैंने आपको अमीबा का सोच के किया, बिकॉज दैट इज द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म दैट वी नो, राइट? सो दिस इज अगेन द करेक्ट ऑप्शन। तो हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शंस करेक्ट हैं, यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, दैट इज स्टेटमेंट नंबर 2 एंड स्टेटमेंट नंबर 4। तो अब देखो क्या ऐसी कोई ऑप्शन है हमारे पास? तो यस है। सो सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 says which of the following is not removed as a waste product from द बॉडी ऑफ द प्लांट्स? ठीक है, तो इनमें से कौन सा एक ऐसा वेस्ट है जो प्लांट्स रिलीज नहीं करते हैं एज अ वेस्ट प्रोडक्ट? सबसे पहले है रेजिन्स एंड गम्स। तो रेजिन्स एंड गम्स तो प्लांट्स रिलीज करते हैं, एंड दोज रेजिन्स एंड गम्स विच वी यूज बेसिकली दे आर द वेस्ट प्रोडक्ट्स विच आर सिक्रेटेड बाय प्लांट्स, राइट? तो ये क्वेश्चन के हिसाब से ये ऑप्शन गलत है। सेकेंड है यूरिया। तो यूरिया जो है प्लांट सिक्रीट नहीं करते हैं, यूरिया बनता है जब प्रोटीन्स डाइजेस्ट होते हैं। तो प्लांट्स के केस में यूरिया एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं है, ये है ह्यूमंस के केस में। सो दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे वाले ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ड्राई लीव्स, तो यस, ड्राई लीव्स जब प्लांट के लीव्स ड्राई हो जाते हैं तो वो गिर जाते हैं, एंड दे आर द वेस्ट प्रोडक्ट फॉर द प्लांट्स, राइट? एक्सेस वाटर, यस, एक्सेस वाटर, दे ऑल्सो रिलीज द एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपिरेशन बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन this option is also correct. So over here the correct option is going to be B. Question number 15. So question number 15 says which of the following statements are correct in reference to the role of A shown in the given diagram during breathing cycle in human beings? तो सबसे पहले ये पता लगा लेते हैं कि जो A मार्क्ड है वो है क्या। तो अगर आप देखो तो A जो मार्क किया है वो इस पार्ट को किया है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये कौन सा पार्ट है? सो दिस इज डायाफ्राम, राइट? सो दिस इज डायाफ्राम। तो डायाफ्राम का क्या रोल है रेस्पिरेशन में? तो हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले है इट हेल्प्स टू डिक्रीज द रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर इन लंग्स। तो ये हमारी लंग्स में जो रेजिडुअल वॉल्यूम है, मतलब जब हमने मैक्सिमम एक्सहेल कर दिया है उसके बाद भी देयर इज सम एयर दैट इज लेफ्ट इन आवर लंग्स, सो दैट इज द रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर, मतलब द अमाउंट ऑफ एयर दैट इज लेफ्ट after maximum exhalation, so that is called as what? Residual volume of air. तो ये जो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है ना एयर का लंग्स में, वो एक कांस्टेंट होता है, ठीक है? तो उससे कम वो नहीं होता है, उससे ज्यादा वो नहीं होता है। सो इन दैट केस दिस इज नॉट गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। मतलब जो डायाफ्राम है ना, डायाफ्राम का कोई रोल नहीं है रेजिडुअल वॉल्यूम को बढ़ाने का, रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर को बढ़ाने का लंग्स में या घटाने का, ठीक है? दूसरा है इट फ्लैटन्स एज वी इनहेल। तो क्या होता है कि जब हम इनहेल करते हैं तो इनहेल करने के टाइम हमारा जो डायाफ्राम है ना वो ऐसे फ्लैट हो जाता है, हमारी जो चेस्ट कैविटी है वो एक्सपैंड हो जाती है और खूब सारी एयर जो है वो अंदर आ जाती है, ठीक है? तो ये एक करेक्ट ऑप्शन हमें समझ आ रहा है, एक करेक्ट स्टेटमेंट है। देन इट गेट्स रेज्ड अप व्हेन वी इनहेल। तो नहीं, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जब हम इनहेल करते हैं तो जो डायाफ्राम है ना वो ऐसे फ्लैट हो जाता है, लेकिन जब हम एक्सहेल करते हैं तो डायाफ्राम इस तरह से एक रेज्ड पोजीशन में आ जाता है। सो दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। देन इट हेल्प्स द चेस्ट कैविटी टू बिकम लार्जर। सो दैट इज ट्रू। जब हम इनहेल करेंगे और डायाफ्राम फ्लैट होगा तो उससे चेस्ट कैविटी एक्सपैंड होगी, तो उसी से ज्यादा जो वॉल्यूम है, ज्यादा वॉल्यूम ऑफ एयर है दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन आवर चेस्ट। तो मतलब लंग जो चेस्ट कैविटी है उसको क्या करता है, बड़ा कर देता है, जिससे बहुत ज्यादा स्पेस बन जाता है एयर को अंदर आने के लिए। सो दिस इज अगेन द करेक्ट ऑप्शन। तो अगर हम अपने फाइनल ऑप्शंस में देखें, सो 2 and 4 आर द करेक्ट ऑप्शंस, और वो होगा हमारा ऑप्शन ए। क्लियर? तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा।
Question number 16. Question number 16 says which of the following condition is true for the state of stomata of a green leaf shown in the given diagram. तो ये डायग्राम दिया है जहां पर हमें एक स्टोमेटा की एक स्टेट दी है. तो अगर आप ध्यान से देखो, सो दिस इज अ क्लोज्ड स्टोमेटा, राइट. तो हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है इस पर्टिकुलर स्टेट के लिए, क्लोज्ड स्टेट ऑफ स्टोमेटा के लिए. सबसे पहले है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोज इनटू द ग्राउंड सेल्स. तो ग्राउंड सेल्स नहीं होते, गार्ड सेल्स होते हैं, राइट. दूसरा, गैसियस एक्सचेंज इज अकरिंग इन लार्ज अमाउंट. तीसरा, द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोज आउट ऑफ द गार्ड सेल्स. एंड फोर्थ इज लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर कलेक्ट्स इन द गार्ड सेल्स. तो जब एक स्टोमेटा क्लोज होता है, ठीक है, स्टोमेटा क्या होता है, माइन्यूट अपर्चर्स, माइन्यूट पोर्स होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स जो कि गैस के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, राइट. अब गैस के एक्सचेंज में हेल्प करने के लिए कैसे ये स्टोमेटा खुलता है, कैसे ये पोर क्लोज होता है, सो दैट इज ऑल गार्डेड बाय गार्ड सेल्स. ये सेल्स जो गार्ड करते हैं स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को. तो ये जो गार्ड सेल्स होते हैं ना, इन्हीं के मूवमेंट से या तो स्टोमेटा खुलता है या बंद होता है. इनमें क्या होता है, वाटर की मूवमेंट. तो यहाँ पर वाटर के मूवमेंट की वजह से इनके जो शेप चेंज होती है. अगर हम क्लोज्ड स्टेट की बात करें तो इस स्टेट में क्या हुआ है, बहुत सारा पानी जो है वो बाहर चला गया है गार्ड सेल से. तो उसकी वजह से जो गार्ड सेल्स है ना, वो हो गए हैं फ्लैसिड, और फ्लैसिड के होने की वजह से ये आ गए हैं एकदम पास, और यहाँ पर क्लोज हो गया है स्टोमेटा. ठीक है. तो दिस सिचुएशन शोज कि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर हैज बीन मूव्ड आउट ऑफ द गार्ड सेल्स फ्लैसिड हुए एंड द पोर इज closed now. So which option is telling you this कि कौन सी correct state इनमें से कौन सी option बता रही है? So that is option C. So large amount of water flows out from the guard cells. तो इसीलिए ये जो स्टोमेटा है ये close हो गया है. ठीक है. जब बहुत सारा पानी इन गार्ड सेल्स के अंदर आ जाएगा तो ये गार्ड सेल्स जो क्या होंगे, ये ऐसे एकदम भरे भरे फले फूले हो जाएंगे और एकदम ऐसे फूल जाएंगे. तो उससे क्या होगा, ये जो स्टोमेटा है ये ओपन हो जाएगा. ठीक है. तो आई होप दिस इज क्लियर. क्वेश्चन नंबर 33. सो क्वेश्चन नंबर 33 सेज, असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन है. असर्शन सेज नाइट्रोजन इज एन असेंशियल एलिमेंट फॉर प्लांट ग्रोथ एंड इज टेकन अप बाय प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ inorganic nitrates or nitrites. And reason says the soil is the nearest and the richest source of raw materials. जैसे कि नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है और बहुत सारे और मिनरल्स हैं प्लांट्स में. तो हमें पहले इन दोनों स्टेटमेंट्स की बात करते हैं, क्या ये स्टेटमेंट्स सही हैं. तो अगर हम पहली स्टेटमेंट को देखें तो नाइट्रोजन एक बहुत ही असेंशियल एलिमेंट है, क्योंकि अमाइनो एसिड बनाने में, प्रोटीन्स बनाने में, न्यूक्लिक एसिड में ये नाइट्रोजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट. सो इट इज essential element, correct, and it is taken up by plants in the form of inorganic nitrates and nitrites. तो हमें पता है कि हमारी एटमॉस्फेयर में अराउंड 78% ऑफ नाइट्रोजन है, लेकिन हमारे प्लांट्स उनको यूज नहीं कर पाते हैं. ठीक है. तो वो इनको कन्वर्ट करते हैं सॉल्युबल फॉर्म में. ये जो N2 है ना, ये सॉल्युबल फॉर्म्स में कन्वर्ट होती है, दैट इज इनऑर्गेनिक फॉर्म्स में, नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स की फॉर्म में, और उसके बाद ही प्लांट्स इस नाइट्रोजन को यूज कर पाते हैं. ठीक है. तो ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं करेक्ट है, कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट. अब आते हैं हम रीजन पे. सो नेक्स्ट स्टेटमेंट सेज द सॉइल इज द नियरेस्ट एंड द रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल्स टू द प्लांट्स. तो ये भी सही है. हमने पढ़ा है कि जब रूट्स पानी एब्जॉर्ब करती है ना, तो उसके साथ बहुत सारे आयंस, बहुत सारे मिनरल्स भी एब्जॉर्ब करती है. तो अगर प्लांट्स की बात करें तो मेजरली उनको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं, हम अपने क्रॉप फील्ड्स में हम मैन्योर्स क्यों डालते हैं, हम फर्टिलाइजर्स क्यों डालते हैं, ताकि प्लांट्स वाटर के साथ साथ उनको भी एब्जॉर्ब कर लें. यही रीजन है, करेक्ट. तो इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है ये भी ट्रू है, राइट. अब अगर मैं आपको पूछूं, स्टेटमेंट्स तो दोनों करेक्ट हैं, पर कहीं पर भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो रीजन है ना, ये जस्टिफाई कर पा रहा है असर्शन को, तो नहीं. फर्स्ट में बोला है कि नाइट्रोजन एक असेंशियल एलिमेंट है जो प्लांट्स सॉल्युबल फॉर्म्स में लेते हैं, इनऑर्गेनिक फॉर्म्स में लेते हैं. दूसरे में बोल रहे हैं कि सॉइल जो है वो नियरेस्ट और रिचेस्ट सोर्स है बहुत सारे एलिमेंट्स के लिए. स्टेटमेंट सही है, बट ये कहीं ना कहीं असर्शन को जस्टिफाई नहीं कर पा रही है. तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हमारी हो जाएगी, दैट इज असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, राइट. सो दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी B.
Question number 36. Question number 36 says a student was asked to write a stepwise procedure to demonstrate that carbon dioxide is necessary for photosynthesis. So he wrote the following steps. He wrongly worded, the wrongly worded step is. तो ये जो पूरा टेस्ट है ना, इसको अगर हम हर ईयर में देखें ना, तो इससे हर ईयर में हर सेट में क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि इसमें हम 2 पॉटेड प्लांट्स लेते हैं, उनको पहले तो 3 दिन डार्क में रखते हैं ताकि वो डिस्टार्च हो जाए, मतलब उनसे स्टार्च पूरा हट जाए, पूरा यूज हो जाए उनका स्टार्च। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम उनको रखते हैं, हम एक लेते हैं मतलब एक बेल जार लेते हैं और उसमें एक पॉटेड प्लांट रखते हैं, उसके साइड में रखते हैं KOH, और दूसरा पॉटेड प्लांट लेते हैं जिसको भी बेल जार से कवर करते हैं, लेकिन वहां पर KOH नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर KOH का फंक्शन है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। बेल जार का काम है इस पूरे सेटअप को एयर टाइट बनाना ताकि कहीं से भी एयर अंदर या बाहर ना जा सके। क्लियर। उसके बाद इन दोनों प्लांट्स को रखा जाता है सनलाइट में कुछ टाइम के लिए। क्लियर। तो ये थे पूरे स्टेप्स जो होता है, ठीक है। उसके बाद इनके रिजल्ट्स देखे जाते हैं। तो सबसे पहले इनमें हमें बताना कि कौन सा वो स्टेटमेंट है जिसमें जो रॉन्गली वर्डेड है, जिसमें वर्ड जो है वो गलत हो गए हैं। तो अब इसके बाद जब धूप में रख देते हैं, फिर उनका स्टार्च टेस्ट किया जाता है। क्लियर। और कार्बन डाइऑक्साइड भी देखी जाती है। तो अब हम इन पूरे स्टेप्स को देखते हैं जो ऑप्शंस हमें दी गई हैं। सबसे पहले है बोथ पॉटेड प्लांट्स आर केप्ट इन डार्क रूम फॉर एटलीस्ट 3 डेज। तो दैट इज राइट, क्योंकि हमें डिस्टार्च करना है तो हम उसको रखेंगे। दूसरा है बॉटम ऑफ द बेल जार्स the bottom of the bell jar is sealed to make them airtight। तो यहाँ पर इसको सील कर दिया जाता है ताकि ये पूरा का पूरा सेटअप जो है वो एयरटाइट हो जाए। दैट इज ऑल्सो ट्रू। थर्ड इज बोथ पॉटेड प्लांट्स आर केप्ट इन सनलाइट आफ्टर द स्टार्च टेस्ट। तो आफ्टर नहीं होता है, स्टार्च पहले हमने उसको डिस्टार्च कर दिया, फिर हम उसको रखते हैं सनलाइट में, और यहाँ पर करेक्ट वर्ड होना चाहिए था बिफोर द स्टार्च टेस्ट। हमने फिर उसको धूप में रखा, फिर हमने उसमें स्टार्च टेस्ट किया कि स्टार्च बना है कि नहीं बना है, मतलब फोटोसिंथेसिस हुई है या नहीं हुई है, राइट। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। एक बार डी ऑप्शन भी देख लेते हैं। अ लीफ from both the plants is taken to test the presence of starch। दोनों प्लांट से लीव्स लिए जाते हैं और उनको टेस्ट किया जाता है स्टार्च के लिए। करेक्ट। तो ये भी सही ऑप्शन है। क्लियर। सो ओवर हियर द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी। Question number 37. Question number 37 says respiratory structures of 2 different animals, a fish and a human being, are as shown. Observe A and B and select one characteristic that holds true for both of them। तो A and B हमें दिए गए हैं। A is gills and B is alveoli। So this is from fishes and this is from human beings। तो हमें एक ऐसी स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है जो दोनों के लिए सही हो। सबसे पहले आती है ए स्टेटमेंट, बोथ आर प्लेस्ड इंटरनली इन द बॉडी ऑफ एन एनिमल। तो अगर हम एल्वेलाई की बात करें तो ऑब्वियसली दे आर प्लेस्ड इंटरनली इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, बॉडी के अंदर होते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम गिल्स की बात करें तो वो फिशेस जिनमें गिल सैक्स नहीं होते हैं उनमें ये गिल्स जो है वो एक्सटर्नली भी प्रेजेंट होती हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी रॉन्ग। नेक्स्ट इज बोथ हैव थिन एंड मॉइस्ट सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। दोनों के केस में जो इनका सरफेस होता है वो बिल्कुल थिन होता है और मॉइस्ट होता है, और उसी की वजह से जो गैसेस का एक्सचेंज है वो इजीली हो पाता है। सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, राइट। सी ऑप्शन है बोथ आर पुअरली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स टू कंजर्व एनर्जी। दोनों ही गिल्स भी और एल्वेलाई भी, उनमें ब्लड की सप्लाई बहुत पुअर होती है, ठीक है, और उसकी वजह से वो एनर्जी ये होता है टू कंजर्व एनर्जी, बट ऐसा नहीं है, दे आर एक्सटेंसिवली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। डी है इन बोथ द ब्लड रिटर्न्स टू हार्ट आफ्टर बीइंग ऑक्सीजनेटेड। दोनों ही केस में ब्लड जो है वो हार्ट में वापस जाता है लंग्स से ऑक्सीजनेट होने के बाद। तो ये चीज डबल सर्कुलेशन में तो होती है कि लंग्स ने ऑक्सीजनेट किया ब्लड को, वो लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में आया, लेफ्ट से वो बॉडी पार्ट्स में गया और बॉडी पार्ट्स से वो
वापस से हार्ट में गया राइट साइड में और हार्ट से वो लंग्स में गया फॉर ऑक्सीजनेशन, ठीक है। लेकिन अगर हम फिशेस की बात करें, इनमें होता है सिंगल सर्कुलेशन, ठीक है। सिंगल सर्कुलेशन में क्या होता है कि लंग्स ने ब्लड को ऑक्सीजनेट किया, वो ब्लड डायरेक्टली बॉडी के पार्ट्स में जाता है, फिर बॉडी पार्ट्स से डीऑक्सीजनेट होके वो हार्ट में आता है और हार्ट से वो फिर से गिल्स में जाता है, ठीक है। लंग्स नहीं, गिल्स में जाता है, क्लियर। तो ऑक्सीजनेट होने के बाद गिल्स से ब्लड जो है वो हार्ट में नहीं आता है, बट वो डायरेक्टली बॉडी पार्ट्स में जाता है। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। सो इफ यू सी, बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। Question number 38. Question number 38 says, observe the diagram of an activity given below. What does it help to conclude when person exhales into the test tube? सबसे पहले ये कुछ ऑप्शंस दी गई हैं, वो हम पढ़ेंगे, लेकिन इस एक्टिविटी में हो क्या रहा है, बोल रहे हैं कि पर्सन इज एक्सहेलिंग इनटू द टेस्ट ट्यूब। तो टेस्ट ट्यूब में है लाइम वाटर, तो जब हम एक्सहेल करेंगे तो हमारे माउथ से क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो लाइम वाटर को मिल्की बना देती है, क्लियर। तो अब क्या होगा, कौन सी ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगी, तो देखते हैं। परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर इन इनहेल्ड एयर, तो ऐसा नहीं होता है, इनहेल्ड एयर में नहीं, एक्सहेल्ड एयर में परसेंटेज ज्यादा होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ये गलत है। दूसरा, फर्मेंटेशन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये भी गलत है, फर्मेंटेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं होती है। थर्ड इज परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर इन द एक्सहेल्ड एयर, तो जो हम एयर एक्सहेल कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, तो उसी में क्या होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा होती है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन भी देख लेते हैं, फर्मेंटेशन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो दैट इज ओके, बट हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि जब हम एक्सहेल कर रहे हैं तो क्या हो रहा है। सो द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर इन द एक्सहेल्ड एयर एंड द फर्मेंटेशन occurs in the presence of carbon dioxide is again a wrong statement. Question number 41. Question number 41 says the length of the small intestine in a deer is more as compared to the length of small intestine of a tiger. So the reason for this is, तो ये बोला गया है कि जो लेंथ है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो डियर की ज्यादा है और टाइगर की कम है, तो ऐसा क्यों है। तो अगर हम डियर को देखें, डियर क्या है, एक हर्बीवोर है, हर्बीवोर है तो ये खाता है प्लांट्स, और प्लांट्स में बहुत ज्यादा होता है सेलुलोज, तो इसके खाने का एक मेजर कंपोनेंट होता है सेलुलोज। वहीं पर अगर हम टाइगर की बात करें, टाइगर एक कार्निवोर है जो अदर एनिमल्स को खाता है, राइट। तो इसके खाने में सेलुलोज का जो सेलुलोज है वो नहीं है, करेक्ट। तो इसमें इसका जो सही रीजन है वो ये होगा, क्यों, क्योंकि सेलुलोज को डाइजेस्ट होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इसीलिए डियर के केस में जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है ना वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर्ड टू टाइगर, ठीक है। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, द मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, नो दैट इज रॉन्ग, उसे स्मॉल इंटेस्टाइन का कुछ लेना देना नहीं है। टाइप ऑफ फूड कंज्यूम, तो यस, टाइप ऑफ फूड, बिकॉज डियर इज हैविंग प्लांट्स एंड टाइगर इज हैविंग एनिमल्स, ठीक है। तो प्लांट्स के केस में सेलुलोज बहुत ज्यादा है जिसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा। सी ऑप्शन भी देख लेते हैं, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ विलाई इन द इंटेस्टाइन, तो ये कोई रीजन नहीं था। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, तो ये भी कोई रीजन नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42. क्वेश्चन नंबर 42 says identify the two components of the phloem tissue that helps in the transportation of food in plants. तो वो दो कंपोनेंट्स हमें फ्लोएम टिश्यू के निकालने हैं जो कि फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। तो अगर हम फ्लोएम टिश्यू की बात करें तो फ्लोएम टिश्यू कौन सा टिश्यू होता है, मतलब ये एक वैस्कुलर टिश्यू है जो फूड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, बेसिकली ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। अब इसके 4 कंपोनेंट्स हैं, उन 4 कंपोनेंट्स में से एक सीव ट्यूब्स और एक कंपेनियन सेल ही ऐसे 2 कंपोनेंट्स हैं जो कि फूड के ट्रांसलोकेशन में, फूड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज गोइंग टू बी सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। वहीं पर अगर हम फ्लोएम पैरेन्काइमा की बात करें तो वो चीजों को स्टोर करने में हेल्प करता है, जैसे गम्स हैं, रेजिन्स हैं। वहीं पर अगर हम फ्लोएम फाइबर्स की बात करें तो उसका फंक्शन भी ट्रांसपोर्ट करना नहीं होता है, उसका फंक्शन होता है
एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना टू द टिश्यू, ठीक है। सो मेन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं कौन से दो कंपोनेंट्स, दैट इज सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सो इस क्वेश्चन में एक हमें एक पैराग्राफ दिया गया है, एक पिक्चर दी गई है और उससे रिलेटेड हमसे 3-4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो पहले हम अपना पैसेज पढ़ लेते हैं। द पैसेज इज, the figure shown below represents a common type of dialysis called hemodialysis. It removes water products from blood such as excess salts and urea which are insufficiently removed by kidney in patients with the kidney failure. During the procedure, the patient's blood is cleaned by filtration through a series of semi-permeable membrane before being returned to the blood of the patient. ठीक है, तो हीमोडायलिसिस होती है जिसमें वो पेशेंट जिनकी किडनी काम नहीं करती है तो उनके ब्लड को एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास किया जाता है जिससे जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बाहर निकल जाता है। अब हम देखते हैं कि इसके क्वेश्चंस क्या पूछे गए थे। तो अब क्वेश्चन सबसे पहला पूछा गया था दैट द हेमोडायलिजर हैज सेमी परमिएबल लाइनिंग ऑफ ट्यूब्स विच हेल्प इन। तो ये जो हेमोडायलिजर है जिसमें एक सेमी परमिएबल लाइनिंग होती है वो किस चीज में हेल्प करती है, तो उसका काम क्या है। सो डज टू मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। सो नो, ऑस्मोटिक प्रेशर बनाने में इसका कोई काम नहीं है, मेंटेन करने में। नेक्स्ट इज टू फिल्टर नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द डायलिसिंग सॉल्यूशन। तो डायलिसिंग सॉल्यूशन से नहीं बल्कि ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव करने का काम करती है। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। इन पासिंग द वेस्ट प्रोडक्ट्स इनटू द डायलिसिंग सॉल्यूशन। तो ये सही है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर जब ब्लड पास करता है तो जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है ब्लड में वो सारा का सारा डायलिसिंग सॉल्यूशन में आ जाता है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन भी देख लेते हैं। टू पंप प्योरिफाइड ब्लड बैक इनटू द बॉडी ऑफ द पेशेंट। तो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम वापस से ब्लड को पंप करना नहीं है बॉडी के अंदर, ठीक है, उसका काम है फिल्टर करना ब्लड से वेस्ट को और उसको डायलिसिंग सॉल्यूशन में भेजना। क्वेश्चन नंबर 54 सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आर्टिफिशियल किडनी। तो आर्टिफिशियल किडनी का इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है। टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम ब्लड, ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना, तो ये तो आर्टिफिशियल किडनी का फंक्शन है। नाउ टू रिमूव एक्सेस फ्लूइड्स फ्रॉम ब्लड, ब्लड से एक्सेस फ्लूइड्स को हटाना, तो ये भी एक फंक्शन है। देन टू एब्जॉर्ब असेंशियल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ब्लड, तो एब्जॉर्प्शन, आर्टिफिशियल किडनी का काम एब्जॉर्प्शन नहीं है, किडनी का काम है, लेकिन आर्टिफिशियल किडनी का काम एब्जॉर्प्शन नहीं है। सो दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन एज पर द क्वेश्चन दैट इज बीइंग आस्क्ड। डी इज टू फिल्टर एंड प्यूरिफाई ब्लड। सो दैट इज द फंक्शन ऑफ आर्टिफिशियल किडनी। जिनकी किडनी काम नहीं करती है उनको आर्टिफिशियल किडनी जो है वो उनका ब्लड फिल्टर करती है, उसको प्योरीफाई करती है। सो आर्टिफिशियल किडनी का ये फंक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 55 सेज द यूज्ड डायलिसिंग सॉल्यूशन इज रिच इन। जो हम डायलिसिंग सॉल्यूशन यूज हो गया होता है, ठीक है। सो दिस इज यूज्ड मतलब कि जो जिससे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से ब्लड पास हो चुका है और डायलिसिंग सॉल्यूशन में वेस्ट आ चुका है, तो उसमें क्या होता है, क्या उसमें यूरिया होता है और एक्सेस सॉल्ट्स होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं, लिम्फ होता है या प्रोटीन्स होते हैं। तो वो डायलिसिंग सॉल्यूशन जिसने डायलिसिस कर ली होती है, सो दैट इज रिच इन यूरिया एंड द एक्सेस सॉल्ट्स, ठीक है। ये बाकी सारी चीजें यूज्ड डायलिसिंग सॉल्यूशन में नहीं होती हैं क्योंकि आर्टिफिशियल किडनी का काम ब्लड को, लिम्फ को और प्रोटीन्स को फिल्टर आउट करना नहीं है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 56 सेज विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इन ह्यूमन किडनी सर्व्स एज द फंक्शन ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस। तो कौन सा पार्ट है वो नेफ्रॉन का, जो ह्यूमन किडनी का नेफ्रॉन है उसका कौन सा पार्ट है जो सब्सटेंसेस को रीअब्सॉर्ब करने का काम करता है। क्या बोमेन्स कैप्सूल है? नहीं, यहाँ तो फिल्ट्रेशन होती है। क्या ग्लोमेरुलस है? तो नहीं। बोमेन्स कैप्सूल है? नहीं। ट्यूब्यूल्स हैं? तो यस। करेक्टिंग डक्ट? नहीं। तो बेसिकली जो ट्यूब्यूल्स हैं, ट्यूब्यूल्स का काम होता है सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन करना। जो कुछ चीजें
फिल्ट्रेशन के टाइम आ गई होती हैं इनटू द नेफ्रॉन, ठीक है, फिल्टर आउट होके बोमेन्स कैप्सूल से, ग्लोमेरुलस से फिल्टर आउट होके आ गई होती हैं। अब उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो हमारे ब्लड में वापस भेज दी जाती हैं। सो दैट हैपन्स थ्रू सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, और वो होता है टिब्यूल्स में, नेफ्रॉन के टिब्यूल्स में, जैसे पीसीटी, डीसीटी। करेक्ट। तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं वो आपको हुए होंगे एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम टर्म 2 का पेपर डिस्कस करेंगे। तो टिल देन टेक केयर, एंड एज यू ऑल नो, लर्नो हैव फ्री है पर बेस्ट है।